गांव में रमेश नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसे अपनी छोटी बहन की देखभाल करनी पड़ती थी। पेट भरने के लिए वह गांव के सेठ हरिराम के यहाँ नौकर बन गया। सेठ बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही लालची और क्रूर भी था। वह अपने नौकरों से दिन रात काम करवाता, मगर बदले में उन्हें बहुत कम पैसा देता था। रमेश मेहनती और ईमानदार था। वह पूरी लगन से काम करता और हमेशा सेठ की सेवा में तत्पर रहता। क्या हुआ सेठ जी, आप बहुत गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। आप अपनी परेशानी को मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। अच्छा, तो तू अब मेरी मदद करेगा? क्या तू खुद की भी मदद कर सकता है क्या? चल जा, अब तू अपना काम कर, ज्यादा भाषण मत दे मुझे। मगर सेठ का स्वभाव ऐसा था कि वह कभी भी उसकी मेहनत की कद्र नहीं करता था। किस्मत का खेल। एक दिन सेठ ने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, कल मुझे शहर जाना है और तुम्हें भी साथ जाना है। जरा तिजोरी में से पैसे लेकर आना, मगर ध्यान रखना एक भी पैसे कम नहीं होना चाहिए। रमेश तैयार हो गया। अगले दिन वह सेठ के साथ शहर गया। सेठ ने उसे एक बैग में रुपये रखने को कहा और खुद बाजार चला गया। मगर रास्ते में जब रमेश बैग लेकर चल रहा था तो उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा भिखारी मिला जो भूख से तड़प रहा था। क्या हो गया, आपको इतना उदास क्यों है? क्या बताओ बेटा, मेरी जिंदगी की खुशी तो मानो अचानक से कहीं गम हो गई हो। मेरा पूरा परिवार 2 साल पहले खत्म हो गया और अब मैं भीख मांगकर गुजारा कर रहा हूँ। अब तो मुझसे जीने की कोई उम्मीद नहीं है। अब तो मैं बस भगवान के बुलावे का इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो बेटा। रमेश को दया आ गई और उसने उसे कुछ पैसे दे दिए। जब सेठ को ये बात पता चली तो वह आग बबूला हो गया। क्या रे रमेश, तूने भिखारी को पैसे क्यों दिए? सेठ जी, वो भिखारी 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। अच्छा, तो क्या वो तेरे बाप के पैसे थे? सेठ जी, मैंने आपका नाम लेकर भिखारी को पैसे दिए थे। मेरा नाम लेकर? मैंने क्या भिखारी का ठेका ले रखा है? एक भिखारी को तो घर में रखा ही है, अब और मैं कितने भिखारियों को ठेका ले लूं? सेठ जी, मैं दिन रात आपकी सेवा में लगा रहता हूँ। कभी कभी इंसान से भी गलती हो जाती है। इंसान? तुम जैसे नौकर बस मजदूरी के लिए बने हो और कुछ नहीं। इंसान बनने का शौक मत पालो। सेठ जी, गरीबी मेरी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इज्जत कमाने का हक हर किसी को होता है। नौकर हूँ लेकिन सम्मान का हकदार भी हूँ। अरे क्या हो गया हरिराम भाई, किस बात की बहस हो रही है? अरे क्या बताओ, ये नौकर कहता है कि इज्जत करो मेरी। अब तू ही बता भाई इसे। अच्छा, तो ये बात है। सभी नौकरों का यही हाल है भाई, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। काम से निकाल दो, पैसे रहेंगे ना तो ऐसे कई नौकर रख सकते हो तुम। हाँ सेठ जी, समय समय की बात है। आज भले ही मैं नौकर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी कह दे। तेरी जुबान तो कैंची की तरह चल रही है। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अभी के अभी निकल जाओ। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझसे गलती हो गई। भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार खा कर जाएगा। सेठ जी, ऐसा मत करिए। उसने रमेश को खूब खरी खोटी सुनाई और गांव लौटते ही उसे नौकरी से निकाल दिया। हे भगवान, ये कैसे दिन देख रहे हैं। इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। अब क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ भैया, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ तो बोलिए। मत रोइए भैया, आपको रोना देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। बोलिए भैया, क्यों रो रहे हैं? क्या बताओ बहना, सेठ ने मुझे बेवजह नौकरी से निकाल दिया। मैंने सेठ के कुछ पैसे को मात्र 2 रुपये एक भिखारी को दिया था। उसके कारण सेठ जी ने मुझे जलील कर नौकरी से निकाल दिया। अब हम कहाँ से पैसे लाएंगे? बहना, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे माफ करना, मेरी वजह से ही अब हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे भैया, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। कभी कभी थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो लोग धैर्य और हिम्मत नहीं छोड़ते वही जीतते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। भैया, याद है जब मैं साइकिल चलाना सीख रही थी, कितनी बार गिरी, कितनी बार चोट लगी, लेकिन आपने ही कहा था कि गिरने से डरने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। और देखो, आज मैं कितनी आसानी से साइकिल चला लेती हूँ। बस भैया, आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए। गिरना, हारना, रुकावटें आना, ये सब सफलता का हिस्सा है। आप हार मानने वालों में से नहीं हैं, बल्कि उन लोगों में से हैं जो मेहनत करके अपने सपनों को सच कर सकते हैं। सच कह रही हो छोटी,
तेरा ये हौसला देने वाला अंदाज हमेशा मुझे प्रेरित करता है। बस भैया, हमेशा याद रखना कि आपकी छोटी बहन आपके साथ है और आपको हमेशा आगे बढ़ते देखना चाहती है। शुक्रिया छोटी, अब मैं और जोश के साथ मेहनत करूंगा। एक नया अवसर। रमेश अब बेरोजगार था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घर का खर्च चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। हर सुबह वह सब्जी मंडी जाता, ताजे फल सब्जियां खरीदता और अपने ठेले पर सजाकर शहर की गलियों में निकल पड़ता। रमेश हमेशा अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी और नम्रता से पेश आता था। यही कारण था कि लोग उससे खुश होकर खरीदारी करते थे। लेकिन शहर में कुछ अमीर दुकानदार उसकी मेहनत को पसंद नहीं करते थे। वे नहीं चाहते थे कि एक ठेले वाला उनकी दुकानदारी पर असर डाले। एक दिन कुछ दुकानदारों ने मिलकर नगर निगम में शिकायत कर दी कि रमेश बिना लाइसेंस के ठेला लगा रहा है। अधिकारियों ने रमेश का ठेला जब्त कर लिया। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन रमेश हार मानने वालों में से नहीं था। भैया, आपका ठेला तो पुलिस ने जब्त कर लिया है, अब हम कैसे सब्जियां बेचेंगे? बेहना, तुम ज्यादा परेशान मत हो। हम अपने बचे हुए पैसे से एक नया ठेला खरीदेंगे और उसका लाइसेंस भी बनाएंगे और उसके बाद कोई भी आदमी हमारे ठेले के बारे में कुछ नहीं कह पाएगा। बहना, तुम देखना, हम बहुत जल्दी ही अमीर बनने वाले हैं। बस तुम मेरे साथ रहना। बस भैया, आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए। गिरना, हारना, रुकावटें आना, ये सब सफलता का हिस्सा हैं। आप हार मानने वालों में से नहीं हैं, बल्कि उन लोगों में से हैं जो मेहनत करके अपने सपनों को सच कर सकते हैं। बस भैया, हमेशा याद रखना कि आपकी छोटी बहन आपके साथ है और आपको हमेशा आगे बढ़ते देखना चाहती है। उसने कुछ पैसे जोड़कर फिर से एक छोटा ठेला खरीदा और फिर से मेहनत करने लगा। आज ताजी सब्जियां हैं न? नमस्ते बहन जी। हाँ, एकदम ताज़ा सब्जी है। बताइए क्या चाहिए? आलू, टमाटर और भिंडी चाहिए। क्या भाव चल रहा है? आलू 30 रुपये किलो, टमाटर 40 रुपये किलो और भिंडी 50 रुपये किलो है। भिंडी तो महंगी लग रही है, कल तो 40 रुपये किलो थी। हाँ बहन जी, बारिश की वजह से आज रेट थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन मैं आपको 48 रुपये किलो लगा दूंगा। ठीक है, 1 किलो भिंडी दे दीजिए और आधा आधा किलो आलू और टमाटर भी दे दीजिए। लीजिए, ये आपकी सब्जियाँ। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाए। लोग उसे और ज्यादा पसंद करने लगे। नगर निगम के एक अधिकारी ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे ठेले का लाइसेंस दिलवाने में मदद की। अब रमेश का काम अच्छे से चलने लगा। उसकी लगन और मेहनत ने उसे एक सफल व्यक्ति बना दिया। कुछ ही वर्षों में रमेश की दुकान एक बड़े व्यापार में बदल गई। अब वह खुद गांव का एक समृद्ध व्यापारी बन चुका था। समय का फेर। इसी बीच सेठ हरिराम का व्यापार ठप हो गया। उसकी लालच और कठोरता के कारण नौकरों ने उसका साथ छोड़ दिया और एक दिन ऐसा आया जब वह खुद कर्ज में डूब गया। हालात इतने बिगड़ गए कि उसे अपनी हवेली तक बेचनी पड़ी। सेठ जी, इस हवेली से आपका कर्ज खत्म नहीं हो जाता है और आपको 5,000 देने पड़ेंगे। और अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए तो जबरन मुझे आपको जेल में डालना होगा। अब सेठ हरिराम कंगाल हो चुका था। कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। थक हार कर वह रमेश के पास गया और मदद की भीख मांगने लगा। क्या बात है, लगता है आज सूरज दक्षिण से निकला है। सेठ जी आ रहे हैं मुझसे मिलने। लगता है हमारी सफलता काम कर गई है। सेठ जी, आपका स्वागत है हमारे दुकान में। रमेश, मेरी मदद करो रमेश, मैं कर्ज में डूब गया हूँ। सेठ जी, मैं क्या आपकी मदद करूंगा? आप तो सेठ हैं। आप जैसे बड़े आदमी की भला मैं कैसे मदद कर सकूंगा? मुझे माफ कर दो रमेश, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरे कर्जदार मुझे जेल में डाल देंगे। कृपा करके मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा नौकर बनने के लिए तैयार हूँ। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, जब मैं आपका नौकर था तब आपने मेरी मेहनत को ठुकरा दिया था, मगर मैं वैसा नहीं हूँ। आप मेरी दुकान में काम कर सकते हैं, मगर आपको भी वही मेहनत करनी होगी जो मैं किया करता था। सेठ हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। मजबूरी में उसने रमेश के यहाँ नौकरी कर ली। अब हालात बदल चुके थे। जो कभी मालिक था वह अब नौकर बन चुका था और जो कभी नौकर था वह अब सेठ बन गया था। सेठ जी, आराम से काम करिए। अभी आपको जिंदगी भर काम करना है और आपका तनख्वाह आपको मिल जाएगा। बस आप मुझे सेठ कहकर पुकारिए, बस इतना ही चाहते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, जबकि लालच और क्रूरता अंततः पतन की ओर ले जाती है।